हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का अध्याय नंबर एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस अध्याय को आज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर को इस वीडियो में हम एकदम बेसिक एवं जीरो लेवल से शुरू करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो देखें, पहले तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली हेडिंग है कि भौतिक परिवर्तन, यानी परिवर्तन की बात हुई। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब है यानी कि किसी चीज़ में, यानी परिवर्तन का मतलब है बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव हुआ। जैसे कि मैं इस पेन को देखें, यदि हम इस पेन को यहाँ से मोड़ दें तो क्या होगा? कुछ बदलाव होगा। उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, लंबाई, आकृति इत्यादि में परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता। परिभाषा में क्या बोला कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि लंबाई, रंग, आकार, लंबाई, आकृति इत्यादि में परिवर्तन हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण से समझें कि नमक या चीनी का जल में घुलना। दूसरा इसी प्रकार से बर्फ़ का पिघलना। तो जैसे कि पहले बर्फ़ क्या था? पानी थी, और पिघल गया तो बर्फ़ पहले क्या थी? बर्फ़ पहले थी पानी, तो पानी से बना बर्फ़, और बर्फ़ फिर पिघल के क्या बन गई? पानी। तो देखें, कुछ बदलाव हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जहाँ पर कुछ नया ना बने, यहाँ पर कुछ नया बना नहीं बना, यानी पानी से बर्फ़ बनी और फिर बर्फ़ से पानी बन गई। तो यानी यहाँ पर कुछ नया नहीं बना, कुछ नया नहीं बना, तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। या जैसे कि चाक को बुरादे में बदलना। चाक यानी कि हम बात कर रहे हैं खड़िया की। खड़िया यदि कि इसका हम बुरादे में बदलना, यदि चाक को यदि हम पीस दें, यानी पीस कर उसका बुरादा बना देंगे, तो उसमें कुछ बदलाव होगा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यानी कुछ नया नहीं बनेगा। चाक थी, उसको मैंने पीस दिया तो चाक ही रही, तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो आइए अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ऐसा पदार्थ जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या बोला? ऐसा पदार्थ जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि एक पदार्थ या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बने, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात को याद रखें, क्या? कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी हम कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। और एक रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कि कुछ स्थायी रूप से बदल गया, इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। यानी कि जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन होगा ना, वहाँ पर कुछ स्थायी रूप से बदल जाएगा, और उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो उदाहरण जैसे कि फलों का सड़ना। यदि कोई फल है, यदि वो फल सही है और वो फल सड़ जाए, तो सड़ा हुआ फल को हम उसे सही फल बना सकते हैं, यानी अच्छा फल बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध का खट्टा होना। दूध जो है ना खट्टा हो गया, उस खट्टे दूध को हम सही दूध नहीं बना सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसे ही देखें, दूध का दही में बनना। दूध जो है से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से देखेंगे भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ रासायनिक परिवर्तन को भी अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली हेडिंग को देखते हैं। अगली है हमारी हेडिंग
रासायनिक, अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम समझते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बोला है दो से अधिक पदार्थ, यानी दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म, यानी कि कुछ नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर भी वही बात है, रासायनिक परिवर्तन जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो जिसमें कुछ बदलाव हो जाए, यानी कि कुछ बदल के कुछ था और बदल के कुछ बन जाए, वहाँ पर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण में लिया हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल। तो जैसे कि देखते हैं हाइड्रोजन H2 है प्लस O, इसने H2 ने O के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया, जल, यानी कि H2O बनाया। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, और यहाँ पर इसने जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया की ना, तो यहाँ पर क्या बनाया, कुछ नया पदार्थ बना दिया, यानी यहाँ पर बना दिया जल। यहाँ पर क्या बनाया, H2O यानी कि जल बना दिया। था क्या, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था और बना दिया जल। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को बदला नहीं जा सकता है। इस बात को हम याद रखें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसे हम बदल नहीं सकते। यहाँ पर जैसे कि मैंने इसे जल बनाया, तो जल है ना H2O, इसको हम फिर से H2 प्लस O नहीं बना सकते, यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते जल को। तो ऐसी अभिक्रिया को ये भी हमें याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को बदला नहीं जा सकता। यही बात यहाँ पर कही गई है। तो चलिए हम अगली हेडिंग को देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण यानी कि, तो मैंने ऊपर बताया कि रासायनिक अभिक्रिया, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन भी आएंगे। तो यानी कि वही यहाँ पर बोला है लक्षण क्या आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन भी आएंगे, यानी कि लक्षण होंगे कुछ। तो पहला है कि पहला परिवर्तन क्या होगा, तो पहला होगी अवस्था में परिवर्तन। जो उसकी अवस्था है ना उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है ना। और दूसरा रंग में भी परिवर्तन होगा। रंग कुछ भी था, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बना, जल। यानी कि जल का कलर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यानी कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने देखा था हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और जब बना तो क्या बन गया, जल, पानी बन गया। ठीक है ना। तो तापमान में परिवर्तन हुआ, गैस का निकलना, गैस भी। चौथा नंबर है ना कि गैस का निकलना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तब गैस का भी निकलेगी। ठीक है ना। तो जैसे कि हम उदाहरण से समझें, उदाहरण में लें लोहे पर जंग लगना, और मैंने बताया था भोजन का पचना, अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना। किण्वन का मतलब है कि सड़ना। ठीक है ना। किण्वन का मतलब है सड़ना, यानी कि अंगूर जो है ना, अंगूर का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, जैसे कि लोहा पहले क्या था, जंग लगने से पहले क्या था, साफ अच्छा लोहा था, लेकिन उसमें जंग लग गया तो क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। अंगूर पहले क्या था, सही अंगूर था, बाद में उसमें किण्वन हुआ, सड़ गया अंगूर। ठीक है ना। गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में समझते हैं। तो अभिकारक वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभी हम समझाएंगे आपको कैसे। और आगे क्या है, उत्पाद। उत्पाद क्या, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण से मिलकर हो रहा है, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण से मिलकर हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला है, अभिकारक में क्या बोला, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो देखेंगे मैंने उदाहरण लिया कि Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी कि यहाँ पर देखें जो ये जो है ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये है हमारा अभिकारक। अभिकारक जो बनाया उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है ना। जो यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में ये दो है ना, ये रासायनिक अपक्रिया भाग ले रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे अभिकारक। और जिससे मिलकर कुछ बन रहा है उसे हम बोलेंगे उत्पाद। इसे हम अभिकारक में उत्पाद को इस तरह से बोल सकते हैं, रासायनिक अपक्रिया में बाएं साइड अभिकारक होगा, ठीक है ना, बाएं साइड अभिकारक एवं दाएं साइड उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बाएं साइड अभिकारक एवं दाएं साइड उत्पाद, इसे हम इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है यानी रासायनिक। अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा समझते हैं, वो है रासायनिक अपक्रिया जिसमें दोनों ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो है बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या बोला, वो रासायनिक अपक्रिया, यानी कि मैंने आपको बताया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। यानी जब भी रासायनिक अपक्रिया जिनमें दोनों ओर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड प्रत्येक तत्व के जो है ना प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो है ना, दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या होगी ना बराबर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम उदाहरण नंबर 1 देखें, यहाँ पर लिया मैंने Mg+O2 ने क्रिया की तो बनाया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर Mg क्या है, यहाँ पर Mg देखेंगे, Mg यहाँ पर Mg है, इसे हम इस तरह से एक कोष्टक में लिखेंगे। लिखने के बाद और यहाँ पर जो अभिकारक की तरफ है उसको एक तरफ लिखेंगे, O2 है तो O2 को लिखेंगे। उत्पाद देखेंगे क्या है, MgO। यदि इसे हम देखें तो यहाँ पर देखें इसके परमाणु की संख्या यानी कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखें Mg कितना है, एक किसका परमाणु यानी कि एक है Mg। इधर भी देखेंगे Mg है लेकिन प्लस O2, इधर कितने है O2 2 है और इधर 1 है। तो इधर हमें O2 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएंगे O2 कितने हो जाएंगे, 2 O2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे Mg है ना, यहाँ पर Mg भी 2 हो गए, तो क्या करेंगे, तो Mg में भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो देखेंगे Mg भी 2 है, Mg 2 प्लस O2 2, और इधर देखेंगे Mg 2 और O2 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे, मैंने कैसे गुना किया 2, तो Mg में 2 से किया 2 लिखेंगे, और इधर किसने 2 से किया तो 2 को लिखेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, देखेंगे इसमें परमाणु की संख्या आप देखेंगे दोनों बराबर, यानी इधर भी Mg 2 और इधर भी Mg 2, इधर भी O2 2 और इधर भी 2O यानी कि O2 इधर भी 2। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया, संतुलित रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, अब ये हो गई संतुलित रासायनिक अपक्रिया। तो जैसे हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1 और देखते हैं। उदाहरण जैसे मैंने लिया H2+O2 ने अपक्रिया की, बनाया H2O यानी कि जल बनाया। H2 कितना है, H2 है 2, इसे हम एक कोष्टक में लिखेंगे। और O2 कितना है, O2 है 2, इसे एक कोष्टक में लिखेंगे। और उधर जो उत्पाद है यानी कि H2O, इसे मैंने एक कोष्टक में लिखा। अब देखें H2 इधर कितना है 2, और उत्पाद की तरफ देखें इसमें भी 2 है, इसमें O2 कितना है 2 और इधर कितना है 2, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है O2, यानी कि
इसमें परमाणु संख्या 1 है, इसमें परमाणु संख्या 2 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो कितना जो O2 तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो गड़बड़ा गया है, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी के 4 हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे हाइड्रोजन में भी हम 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के, यानी हाइड्रोजन भी पूरे हो गए हमारे, और ऑक्सीजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4। तो क्या करेंगे जो मुझसे मैंने गुना किया अब क्रिया में लिख देंगे, यानी 2 से गुना किया हाइड्रोजन 2 लिखेंगे। O2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, O2 को ऐसे लिखे रहने देंगे। इधर मैंने 2 से किया तो 2 को इधर लिख देंगे। तो इससे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप सीख गए होंगे। तो चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं। तो अगला हमारा है कि अब समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसे हम क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया आपको पीछे, रासायनिक अभिक्रिया, उसे हम क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा उसे हम लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीक को लिखा जाता है। यानी कि जो इसमें अभिकारक है ना, उसके अभिकारक और उत्पाद जो है ना, इसमें अब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद है ना, उसके प्रतीक को भी लिखा जाता है। ठीक है, और समझते हैं इसके भौतिक अवस्था में भी, जो इसकी भौतिक अवस्था है ना, उसको भी लिखा जाता है। तो मुख्य रूप से भौतिक अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, तो इसे हम एस से लिखते हैं। ठीक है, द्रव, इसे बोलते हैं लिक्विड, यानी कि एल से लिखते हैं। गैस, इसे हम जी से लिखते हैं। और जलीय विलयन को हम क्या लिखते हैं, EQ से। ठीक है, यानी कि भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण से समझते हैं रासायनिक समीकरण को। तो जैसे कि मैंने पहले लिया था H2+O, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया है H2O। तो ये जो है ना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं, इसमें बोला है। तो इसकी भौतिक अवस्था यानी H2 कैसा है, यानी कि हाइड्रोजन है गैस, तो उसे हम G से लिखेंगे, G को लिखेंगे। प्लस है तो प्लस O भी क्या है, G, यानी कि ऑक्सीजन कैसा है, गैस है, तो गैस को भी हम G से लिखते हैं, G। एरो, इसे हम एरो बोलते हैं। H2O क्या है, H2O, और इसे हम क्या बोलते हैं, जल है, तो कैसा, तो इसे हम लिखेंगे H2O को लिखेंगे AQ से। तो अब देखेंगे, अब हमारा जो ये रासायनिक समीकरण है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण रासायनिक समीकरण। यानी कि अब इसे हम, इसकी मैंने भौतिक अवस्था को भी लिख दिया, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, और एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि Mg+O2 बराबर 2MgO, यानी कि Mg क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि कैसा है, सॉलिड। O2 ऑक्सीजन, लिक्विड गैस है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड है, तो सॉलिड को लिखेंगे S से। तो चलिए अब हम समझते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया मुख्य रूप से कई प्रकार की होती हैं। तो जो पहला प्रकार है उसे समझते हैं। पहला प्रकार है संयोजन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जिसमें पहला प्रकार है कि संयोजन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। इसे समझते हैं ऐसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि अभिक्रिया में 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थ मिलकर उत्पाद कितना, एक ही उत्पाद बनाते हैं। पदार्थ चाहे 2 हो या फिर 2 से अधिक हों, लेकिन उत्पाद कितना बनाएंगे, सिर्फ एक ही। जैसे हम देखेंगे, एक यहाँ पर कोई पदार्थ है और एक यहाँ पर कोई पदार्थ है, और इसने क्रिया की, तो यहाँ पर क्या बनाया, एक ही उत्पाद बनाया, यानी कि कोई C, यानी कि एक ही उत्पाद बनाया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि
अभिकारक चाहे जितने हों लेकिन उत्पाद सिर्फ एक ही बनता है। तो जैसे कि हम उदाहरण से समझें, उदाहरण में समझें कि तो देखेंगे उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे। H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाया H2 यानी कि क्या बना दिया, जल। यहाँ पर क्या बना, जल। यहाँ पर हाइड्रोजन था एक पदार्थ, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो बनाया वो क्या बनाया, सिर्फ एक ही बनाया, यानी उत्पाद कितना बना, एक। तो क्या बनाया, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, जल। ठीक है। अब देखेंगे दूसरों एक और उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है कि CO प्लस Cl2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्रिया की Cl2 यानी कि क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाया, COCl2 यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड बनाया। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ये पदार्थ था और एक ये पदार्थ, यानी दो पदार्थ थे, दो पदार्थ ने मिलकर सिर्फ एक ही पदार्थ बनाया, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड बनाया। यानी कि और उसमें क्या बोला था, इसमें बोला था उत्पाद जो है ना एक ही बनाता है। तो देखेंगे जो यहाँ पर देखेंगे उत्पाद जो बना क्या था ना, एक ही तो बना है ना। यहाँ पर पदार्थ दो थे तो लेकिन यहाँ पर जो बना है वो एक ही उत्पाद है। ठीक है। तो अब समझते हैं आगे। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में प्रकार नंबर 2 है, प्रकार नंबर 2 है कि वियोजन यानी कि अपघटन अपक्रिया। यानी कि जो मैंने ऊपर समझी थी संयोजन योगात्मक अपक्रिया को, उसका ये विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जो, तो चलिए समझते हैं। अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो वह वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जो अभिकारक है, अभिकारक एक अभिकारक है और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, यानी दो उत्पाद हों या दो से अधिक उत्पाद हों, तो उसे हम कहेंगे वियोजन यानी कि अपघटन अपक्रिया। और पहले क्या था, इसका विपरीत था। यानी कि जो पहले क्या था, अभिकारक दो या दो से अधिक थे, लेकिन इस बार अभिकारक सिर्फ एक है और उत्पाद दो या दो से एक अभिकारक से अब उत्पाद दो या दो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है ना, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है कि ऊष्मीय वियोजन, यानी कि जिसे हम ऊष्मा दें और टूट जाए, ऊष्मा देने पर टूट जाए। जैसे कि उदाहरण में समझते हैं CO3, यानी कि CO3 को मैंने ऊष्मा दी, यानी कि तापमान दिया, टेम्परेचर, तो क्या बन गया CaCO, और कैसा बना, सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ बना CO2। ठीक है। प्लस यहाँ पर बना CO2। दूसरा है कि बी नंबर वियोजन अपक्रिया में, दूसरी है कि वियोजन अपक्रिया में है वैद्युत वियोजन, यानी कि जैसे हम विद्युत दें, विद्युत देने पर वो टूट जाए। एक पदार्थ है यानी कि 2H2O, इसमें मैंने विद्युत दिया तो ये टूट कर क्या बन गया, तो ये टूट कर बन गया Na+O2। ठीक है। ये टूट कर बना Na, यानी कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये टूटा और ऑक्सीजन, यानी कि H2O टूट कर सोडियम तथा ऑक्सीजन बनाया। ठीक है। यहाँ पर अभिकारक एक ही था लेकिन उत्पाद क्या हो गए, दो बन गए या फिर दो से अधिक बन जाएं। अब इसी प्रकार से समझते हैं तीसरा जो है, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब है जिसे हम प्रकाश दें, प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए। यानी कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया 2AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को लिया और इसे मैंने सूर्य का प्रकाश दिया। ठीक है। तो ये टूट कर क्या बना 2Ag, यानी कि सिल्वर प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन में टूट गया। जब मैंने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया, वो टूट कर क्या बना, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो इसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में अगली प्रकार है कि विस्थापन अपक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक में विस्थापित कर देता है। यानी कि इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ पर देखें उदाहरण, जैसे कि लिया Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो Fe फेरस, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो Fe जो अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu एक कम क्रियाशील तत्व है, CuSO4। तो यहाँ पर देखेंगे और बोला है इसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। यानी कि कहने का मतलब जो Fe है इसका यौगिक SO4, यानी Fe है जो Cu को हटा करके Fe Cu को हटा करके यहाँ पर Fe आ जाता है। यानी कि देखेंगे जैसे Fe SO4 यानी कि Cu को हटा दिया और यहाँ पर क्या आ गया, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो आ जाता है, यानी कि Fe फेरस, और प्लस Cu को क्या किया, अलग कर दिया। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब अगली देखते हैं। अगली है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण है दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि देखें उदाहरण से, उदाहरण लिया जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2। तो देखें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यानी कि Na2SO4 प्लस BaCl2 है। इसमें बोला है दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक दूसरे के आयन को बदल लेते हैं। यानी कि SO4 है और SOCl2, यानी कि आदान प्रदान करता है, यानी बदल लेता है। यानी Na2 है जो इसका आयन है SO4, तो क्या Ba को अपना आयन दे देता है, यानी कि BaSO4, यानी कि जो Ba है और Cl2 को छोड़कर ये क्या करता है, SO4 को ले लेता है प्लस, और जो Na2 है वो ये जो Cl है Cl2 यानी कि Cl को ले क्लोराइड को क्लोरीन को ले लेता है, यानी कि सोडियम सल्फेट सोडियम, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन और उपचयन यानी कि अपघटन व रिडॉक्स अभिक्रियाओं को। यानी कि ऑक्सीकरण क्या, यानी कि ऑक्सीकरण इसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर बोला किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना। तो जैसे कि यदि हम देखें देखिए क्या है ऑक्सीकरण, पहले समझ रहे हैं। तो ऑक्सीकरण ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन यानी कि CO2 प्लस, करण का मतलब यानी कि ग्रहण करना, ठीक है, यानी कि CO2, ऑक्सीकरण यानी कि CO2 प्लस ग्रहण करना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और ये CO2 कैसा है, ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है ना। यदि हम इसे देखें और आगे क्या बोला है, आगे बोला ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को, यानी कि यहाँ पर देखें H2 हाइड्रोजन यानी कि H2 को निकालता, यानी कि त्यागता, निकालता। और ये कैसा है, धन विद्युतीय तत्व। तो ये हाइड्रोजन भी क्या है, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, यानी कि ऑक्सीजन है जो ये एक भी ऋण विद्युतीय तत्व
का ग्रहण करना दृढ़ विद्युत तत्व को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि धन विद्युत तत्व जो होगा यानी कि H2 इसको त्यागेगा और या फिर CO2 को ग्रहण करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया Ki प्लस Cl2, Ki प्लस Cl2 से अभिक्रिया हुई तो क्या किया? Ki एक कैसा है? धन विद्युतीय तत्व है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? Cl2 को एक, और ये कैसा? Cl2 ऋण विद्युतीय तत्व है। तो यहाँ पर देखें I2 प्लस K Cl2 यानी कि धन विद्युतीय तत्व को ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? यानी कि ऑक्सीजन या फिर धन ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि Cl2 है जो ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करता है। तो देखें KCl2 यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखेंगे ये हो जाएगा इसका उदाहरण K2Ki प्लस Cl2 क्रिया किया तो I प्लस KCl बनाया। यानी कि प्रकार से अगला उदाहरण देखें यदि C प्लस O2 तो क्या बना? CO2। तो चलिए अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि जो ऑक्सीकरण है इसकी विपरीत होती है अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ को हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व, उसमें क्या था? उसमें था ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व को ग्रहण करता है, लेकिन इसमें क्या करता है? हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को जोड़ते यानी कि ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो उदाहरण से जैसे कि हम समझें CuO प्लस H2O से क्रिया हुई तो क्या Cu, तो यहाँ पर है Cu यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? CuO था, यहाँ पर क्या है? Cu प्लस H2O यानी कि जल बना दिया। तो यहाँ पे देखें O को त्यागा यानी कि ऑक्सीजन को त्याग दिया यानी कि ऋण विद्युत तत्व को त्याग दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से देखें यदि दूसरा एग्जाम्पल Cl2 प्लस H2 तो यहाँ पर देखें HCl बनाया है यानी कि HCl। तो क्या हुआ? यहाँ से Cl2 कितने थे? 2। तो यहाँ से क्या हुआ? तो देखेंगे जैसे कि मैंने दूसरा उदाहरण देखा Cl2 प्लस H2O 2HCl बनाया। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, तो अब समझ लेते हैं तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी कि तापमान के आधार पर रासायनिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। तो पहले समझेंगे ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो? ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उससे कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जैसे कि हम उदाहरण से समझें CH4 प्लस O2 से अभिक्रिया हुई तो क्या बनाया? CO2 प्लस H2O यानी कि जल बनाया, प्लस बाद में निकली क्या बचा? जो क्या बचा? ऊष्मा निकली। तो देखेंगे ऊष्मा निकली है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम समझते हैं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की आवश्यकता पड़े। यानी कि कहने का मतलब है जिस अभिक्रिया में अभिकारक, जो अभिकारक दिए रहते हैं, मैंने आपको बताया अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक जो दिए होंगे उसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा? ऊष्मा दें या फिर विद्युत दें या फिर प्रकाश दें की आवश्यकता पड़े।
यानी कि ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, इसकी यदि आपका आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने ऊष्मा दी, यहाँ पर क्या है, इसे हम बोलेंगे अभिकारक। तो ये एक अभिकारक हमारा कितना दिया, CaCO3, इसे मैंने ऊष्मा दी, क्या किया मैंने इसे तोड़ने के लिए क्या किया, ऊष्मा दी, इसे ऊष्मा दिया तो ये टूट कर क्या बन गया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CaO प्लस CO2 में टूट गया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। जो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्या प्रभाव होते हैं उससे हम समझते हैं। तो इसमें हम समझेंगे दो प्रभाव को, संक्षारक और विकृत गंधिता। तो पहले समझते हैं संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, पानी, वायु, अम्ल, सांद्रता आदि में धातु संक्षारित हो जाती है अथवा यह घटना संक्षारण कहलाती है। जब कोई धातु अपने आसपास की यानी कि नमी हो, पानी हो, वायु, अम्ल, सांद्रता आदि में धातु संक्षारित का मतलब है जंग लगना, ठीक है ना। यदि जब जंग लग होती है तो यह घटना को संक्षारण कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण से यदि हम समझें, लोहे पर जंग लगना, यदि हम एक नए लोहा को लेकर आएँ और उसे कुछ दिन के लिए नमी या पानी या फिर वायु, अम्ल या सांद्रता में यानी कि खुले में उसे यदि हम छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद उस पर जंग लग जाएगी, संक्षारण अभिक्रिया। तो उसे हम कहेंगे संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी में काली परत का जमना, यानी कि चांदी होती है उस पर काली परत का जमना, तांबे पर हरी परत जमना, तांबे पर हरी परत का जमना, तो इसे हम कहते हैं संक्षारण। तो उम्मीद करता हूँ उदाहरण से मैंने भी आपको समझाया। तो चलिए अब हम समझते हैं विकृति गंधिता। तो इस अध्याय का हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है विकृति गंधिता, यानी कि देखेंगे परिभाषा, खाद यानी कि तेल या फिर वसा की यह विशेष या खाद या दोनों विकृति यानी कि खराब हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विद्युत विकृति गंधिता कहते हैं। यानी कि तेल या फिर वसा से यानी कि तेल से बना हुआ कोई भी पदार्थ, उसे यदि हम कुछ दिन के लिए या फिर कुछ दिन के लिए उसे हम यदि रख दें तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। तो जो खराब हो जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं विकृति गंधिता। यानी कि जो खराब होने की प्रक्रिया को हम कहेंगे विकृति गंधिता। जब भी तेल से तला हुआ कोई चीज़ यदि हम रख दें और वो कुछ दिनों बाद क्या होगी, खराब हो जाएगी। जब खराब होगी यानी विकृति होगी तो उसे हम कहेंगे विकृति गंधिता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस अध्याय को अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अब हम अगले अध्याय को लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 10th की साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी की एक बेसिक एवं जीरो लेवल से तैयारी कराई जाती है।